क्या नहीं करना है, द डूज एंड डोंट्स जो आपको 11th क्लास में अवॉइड करनी है बातें। आज थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है। डेफिनेटली बोर्ड्स के साथ साथ आपका नीट क्वालिफाई होगा ही होगा। और अब जो 11th से आपने जर्नी शुरू करी है, इन दोनों में बहुत अंतर रहने वाला है। आज थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, क्या दिमाग में रखना है, क्या नहीं करना है, द डूज एंड डोंट्स जो आपको 11th क्लास में अवॉइड करनी है बातें, जो आपको 11th क्लास में हमेशा ध्यान में रखनी है कि यार ये अपन को भूलना नहीं है, ये चीज़ तो करनी है, ये नहीं करना, ये करना। तो आज अपन थोड़ी सी जनरल बात ज़्यादा करेंगे और पढ़ाई की बात कम करेंगे। जितना सिलेबस ज़रूरी है, जितना पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये है कि पढ़ाई करी कैसे जाए, है ना। पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। पढ़ना है ये तो हमें पता है ना, लेकिन क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, ये बात भी अपन करेंगे कि कब नहीं पढ़ना है ना। तो ये सारी बातें अपन आज के लेक्चर में करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं आरंभ की। आप सबका बहुत बहुत वेलकम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस बैच में आए हो। यू आर रियली फॉर्चुनेट कि आपने इस बैच को ज्वाइन किया है। एंड आई प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ मोशन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैकल्टीज एंड मैनेजमेंट कि आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो इस बैच में मिलने वाला है वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो बहुत ही अलग होने वाला है। एंड आई गारंटी अगर आपने हम सब टीचर्स की बात मानते हुए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल लिया तो 12th में डेफिनेटली बोर्ड्स के साथ साथ आपका नीट क्वालिफाई होगा ही होगा। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ सबके बिहाफ पर, राइट। तो थोड़ा सा अपन जनरल बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, टुडेज टारगेट्स को एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, डिस्कशन ही होगा, मैं आपके आंसर्स भी जानना चाहूंगी, अपनी बात भी बोलूंगी और आपसे आपकी बात भी सुनना चाहूंगी कि आज जब अपन टुडेज टारगेट में बात करेंगे तो जनरल बात ज़्यादा करेंगे कि जब आप 10th से 11th में मूव कर रहे हो, जब आपने तय कर ही लिया है कि आपको भाई नीट देना है, नीट की तैयारी में आप लग गए हो, तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जब आप 10th to 11th मूव कर रहे हो तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 10th to 11th तो क्या डिफरेंस आएगा, कैसे डिफरेंस आपको क्या लगेगा, कहाँ कहाँ आपको तकलीफ आ सकती है, कहाँ कहाँ आपको संभल के चलना, ये सारी अपन बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। डूज एंड डोंट्स की, क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। अपन बात करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे कि जब आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, क्या दिमाग में रखना है, क्या माइंडसेट रखना है। और जनरल केमिस्ट्री की अपन बात करते हुए धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक टर्म्स की तरफ, कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक साथ साथ थोड़ा ऑर्गेनिक, थोड़ा फिजिकल, बेसिक टर्म्स की अपन बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक अपने टारगेट्स आज की क्लास करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप 10th से 11th में आए हो, कुछ महीने तो हो गए हैं, है ना। मार्च में आपका बोर्ड हुआ, अप्रैल आपने एक महीना निकाल दिया, अब मई की शुरुआत हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि 10th to 11th में मूव करने में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या आपको अभी तक कोई डिफरेंस समझ में आया है कि जैसे ही आप 11th क्लास में आए हो, यार ये चीज़ मेरे को लग रहा है अब डिफरेंट होने वाली है, ऐसा कोई डिफरेंस आपको समझ में आया है क्या अभी तक? जब हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम 10th to 11th, हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 10th से लेकर 11th में, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस? एक 10th क्लास का बच्चा जब 10th खत्म करके 11th में आया है तो उसको क्या डिफरेंसेस समझ में आए हैं? आप में से ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको अभी तक हुआ है कि मैम 10th तक तो ऐसा होता था और अब 11th में जब से हम आए हैं तब से ऐसा हो रहा है? तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप में से किसी का? साइंस हार्ड हो गई है, मतलब पढ़ाई का लेवल बढ़ गया है ना। जो आप साइंस पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आप 10th तक पढ़ते थे, 9th में आपने पढ़ी, 10th में आपने पढ़ी, तो अब आपने 11th का अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 9th में अपना एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यही टॉपिक आपका 11th में भी आएगा, है ना। हो सकता है आप में से किसी ने इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, पर 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर और 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेस तो वही रहता है, पर लेवल क्या हो जाता है, बहुत ऊपर हो जाता है। मोल आपने 9th में भी पढ़ा है, मोल आपका 11th स्टैंडर्ड में भी आएगा, लेकिन मोल का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना।
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला जो डिफरेंस आपको समझ में आया है, जो आप लोग भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं और मैं नहीं चाहती कि आप भी कोई जल्दी दिखाएं, तो अपन बहुत आराम से आज का डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिफरेंस जो मुझे आपसे मिल रहा है वो ये डिफरेंस मिल रहा है कि जो स्टडी का लेवल है ना, वो स्टडी लेवल बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। जो स्टडी लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ चुका है। चाहे साइंस का लेवल ले लो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि अपन नीट की बात करें तो अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करेंगे, तो स्टडी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो आपके एक आध रिप्लाई में भी मुझे मिल रहा है, वो ये है कि जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट हो गया है। एक तो एक टॉपिक के लेवल का बढ़ना है ना, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ टॉपिक्स भी बढ़ गए हैं। वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, लेकिन बायो अब आप बॉटनी जूओ इस तरीके से बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड आप अलग अलग पढ़ोगे, टीचर्स भी अलग रहेंगे, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे। बॉटनी का अलग सिलेबस चलेगा, जूलॉजी का अलग सिलेबस चलेगा, केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा होगा, इनऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा होगा, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा होगा, और सबने अलग 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 आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, वास्ट हो गया है। 10th तक आपने नोट्स बनाए होंगे, एक चैप्टर के नोट्स 3 पेज 4 पेज 5 पेज में हद से हद खत्म हो जाते थे, लेकिन जब आप यहाँ नोट्स बनाओगे तो आप देखोगे कि एक ही चैप्टर के नोट्स बहुत लंबे चलते जा रहे हैं। तो सिलेबस की वास्टनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तीसरा डिफरेंस, और बताओ तीसरा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है तुम्हें, और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको कंपटीशन लेवल में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 10th तक जो आप कंपीट कर रहे थे, 10th तक भी बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, कुछ बच्चों ने, हो सकता है आप में से कुछ बढ़िया बच्चे हों और अच्छी उन्होंने ओलंपियाड्स दिए हों, जैसे आपने हो सकता है IJS और NSE JS की तैयारी करी हो, या आपने कोई और जो जूनियर लेवल का ओलंपियाड है, NSO हो गया, IMO हो गया, इन सब की आपने हो सकता है तैयारी करी हो, तो आपने कॉम्पिटिशन्स दिए होंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स आपने 10th तक दिए हैं और जो कॉम्पिटिशन अब आप 11th में जो नीट का एग्जाम आप फाइट करने वाले हो, उन दोनों के कॉम्पिटिशन लेवल में क्या है, रात दिन का अंतर है। तो यहां पर जो कंपटीशन का लेवल है वो भी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन लेवल आप देखोगे, अभी अपन कंपटीशन लेवल की बात करेंगे, तो कंपटीशन लेवल बहुत 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 ज्यादा होगा, और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होनी है, केमिस्ट्री हमारी जो है तैयारी होनी है। और क्या आपको डिफरेंस समझ में आता है, और क्या डिफरेंस है जो समझ में आता है, बताओ और क्या डिफरेंस है 10 से 11th में जाने में, और क्या डिफरेंस? क्या आपको अपने माइंडसेट, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के माइंडसेट, इनफैक्ट अपने रिलेटिव्स के माइंडसेट, इनफैक्ट अपने अड़ोसी पड़ोसी के माइंडसेट में डिफरेंस समझ में आया है? अभी नहीं आया तो आगे आएगा। पेरेंट्स का माइंडसेट भी एकदम बदलता है। अरे अब बच्चा 11th में चला गया, अब तू नीट की तैयारी कर रहा है, तू ऐसे पढ़ेगा, तू वैसे पढ़ेगा, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ उनको, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स का माइंडसेट, इनफैक्ट आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस, आपके खुद का माइंडसेट में भी आप क्या देखोगे, बहुत चेंज देखोगे। 10th तक जो आपका माइंडसेट था, 10th तक जो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, अब आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपके रिलेटिव्स की, अच्छा आपका लड़का नीट की तैयारी कर रहा है, अच्छा मोशन से कोचिंग ले रहा है, मतलब बहुत अच्छे सेंस में भी होंगे, खराब सेंस में भी, वो दोनों सेंस होंगे, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। बट जो एक्सपेक्टेशन है, जो माइंडसेट है, उसमें भी आप क्या देखोगे कि बहुत बड़ा जो है, एवरीथिंग इज सो कंफ्यूजिंग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इसीलिए आज मैं पढ़ाना कम और ये बात ज़्यादा करूंगी। साची डोंट वरी, आपके जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे बेहिचक, मुझसे, बाकी जो और टीचर्स मेरे बाद आएंगे, जो कल आएंगे, आप क्लासेस रेगुलरली चलेंगी, तो आप अपना कंफ्यूजन बिल्कुल जिससे चाहे उससे आप क्लियर कर सकते हो बच्चे, ठीक है? तो आपका क्या रहेगा, माइंडसेट में भी डिफरेंस आएगा। आप ये देखोगे आपके माइंडसेट में, एक्सपेक्टेशंस में, पेरेंट्स के माइंडसेट में, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपको फील होगा। और क्या होगा, और एक बहुत खतरनाक बात होगी, और क्या चेंज आएगा, क्योंकि आप लोग बायो ले चुके हो और आप बायो के ही बच्चे हो, तो एक जो है और आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा, और वो डिफरेंस होगा आपके डिस्ट्रैक्शंस में। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस 10th तक थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में जो डिस्ट्रैक्शंस थे, अब वो डिस्ट्रैक्शंस बदल जाएंगे, है ना? डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस अलग टाइप के हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस में भी, क्योंकि अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे अपन ग्रो करते हैं, बायो के बच्चे हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो, जैसे जैसे अपनी बॉडी ग्रो करती है वैसे वैसे हम में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो वो भी आपके अंदर से हार्मोन
हार्मोन्स फुदकेंगे अलग अलग टाइप के, तो आपके डिस्ट्रैक्शंस में भी आप देखोगे कि मूड स्विंग्स होंगे, डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग होंगे, ये सब जो है आप में डिफरेंस आपको नजर आएंगे। तो जब आप 10th to 11th मूव कर रहे हो बच्चों, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि 10th तक की जो आपकी जर्नी थी और अब जो 11th से आपने जर्नी शुरू करी है, इन दोनों में बहुत अंतर रहने वाला है। आपकी 10th के आपकी जो परसेंटेज है या 10th की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, राइट। इस बात का जरूर फर्क पड़ेगा कि आपने कंसेप्ट बिल्डिंग में कितना ध्यान दिया, आपने 9th में कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने 10th में, क्योंकि बेसिक क्लासेस होती हैं, तो जिनके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, जिनकी फाउंडेशन अच्छी होगी, जिनका बेस अच्छा होगा सब्जेक्ट का, उनको नो डाउट ज्यादा समझ में आ रहा होगा क्लास में, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका 9th और 10th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है या 9th और 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप 11th में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां से आप ये मान के चलो कि आपको एक अलग तरीके से तैयारी करनी है विद अ डिफरेंट माइंडसेट। तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे, इसके लिए हमें क्या रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। मेंटली चेंजेस आएंगे, फिजिकली चेंजेस आएंगे, तो उन सबसे हमको डील करते हुए अपनी जर्नी में क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये तो बात होगी कि 10th से 11th में जब आप मूव करोगे तो ये सारे डिफरेंसेस आप देखोगे, इनको फील करोगे, इनके साथ ही अपन को चलना है। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स की अगर अपन बात करें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग, चलो सोच के बताओ, सोच के बताओ, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। आज अपनी पहली क्लास है 11th की, है ना, 11th स्टैंडर्ड की अपनी पहली क्लास है, कोर्स की अपनी पहली क्लास है। ये बताओ कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो वो पहला नहीं, वो तो हमेशा ही ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ पर अंजलि हमेशा ध्यान देना है। जब नीट हो जाएगा ना, MBBS हो जाएगा, MD हो जाएगा आपको, उसके बाद भी जीवन भर आपको मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे। अच्छा, और सोचो, मैं कह रही हूं सबसे पहला काम जो आपको करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है, वो तो अभी अपन डिस्कशन करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे पहला काम जो करना है बेटा, जब अपन, जैसे मैं तो इसको एक जंग मानती हूँ, है ना, एक युद्ध मानती हूँ, एक लड़ाई मानती हूँ, जो हमें एक अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़ने होते हैं, बहुत सारी जंग आती है अपनी लड़ाई में, अलग अलग फेजेस जैसे जैसे लाइफ के चेंज होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू नो, इट इज अ काइंड ऑफ युद्ध जो आप लड़ने वाले हो। तो उसके लिए आपको युद्ध का पता होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप लड़ने किससे वाले हो। जब तक ये नहीं पता होगा कि सामने कौन है, किससे लड़ाई करनी है, तब तक ना अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना पाओगे, ना आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, ना आप जीत पाओगे, आप लड़ ही नहीं पाओगे, आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, है ना। तो ये सब बाद में आता है। लड़ना कैसे है, उसमें डेडिकेशन आएगा, उसमें कंसिस्टेंसी आएगा, उसमें जो आप लिख रहे हो डेली स्टडी, ये सब जो आप बातें लिख रहे हो ना, ये उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट है कि यार हमको ये करना है तो इसके लिए मुझे डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, ये सब उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट है। लेकिन सबसे पहला पार्ट है टू नो अबाउट द कॉम्पिटिशन, टू नो अबाउट द एग्जाम, कि आपका टारगेट क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टारगेट, कि मैं करने क्या वाला हूं, मैं किससे लड़ाई लड़ने वाला हूं। तो जब तक आपको अपने कंपटीशन का, आपको अपने एग्जाम का पता नहीं होगा, तब तक आपके पास कोई टारगेट क्लियर ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपको यही नहीं पता कि कितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं नीट का, कितनी सीट्स हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है, या इतनी डिटेल भी ना पता हो तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि आप कितने बच्चों से लड़ने वाले हो, आप कितने बच्चों से कंपीट करने वाले हो, उसका पेपर पैटर्न क्या है, कितनी देर का एग्जाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये जब तक आपको नेचर ऑफ एग्जाम नहीं पता होगा, नेचर ऑफ कंपटीशन नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि सामने कौन है, युद्ध किसे करना है, तो आपके अस्त्र शस्त्र सब जो हम आपको देने वाले हैं वो कोई भी काम नहीं करेगा। यस, तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगी, बट मैं चाहती हूं कि आज की जो भी क्लासेस हों उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठिए और नीट एग्जाम के बारे में अगर आपको डिटेल्स नहीं पता तो आप जरूर पढ़िए। मैं आपको थोड़ा बेसिक बताने वाली हूं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि नो योर एग्जाम, नो योर एग्जाम।
करना क्या है, हमको किससे लड़ना है। तो हमारा जो नीट का एग्जाम है वो एक बहुत ही बड़े लेवल का कंपटीशन है। अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूं 2024 का, तो एप्लीकेंट्स जो आए हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आए हैं, वो लगभग 25 लाख के आसपास एप्लीकेशंस इस बार भरी गई हैं। 2024 की मैं बात कर रही हूँ, लगभग 25 लाख के आसपास बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है नीट का। सीट्स जो हैं, मैं अगर राउंड ऑफ करके आपको बताऊं तो लगभग 1,20,000 के आसपास सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सब मिलाकर। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 1,20,000 है, और इस 1,20,000 की सीट्स के लिए लड़ने वाले इस बार जो बच्चे हैं वो है 25 लाख। नाउ यू कैन इमेजिन, बाय दिस डेटा यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू आर गोइंग टू फेस। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अवेयर करवा रही हूँ, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से रहे जिस हिसाब से हमारा कंपटीशन लेवल है। ये ध्यान रखो कि नीट ना नॉलेज का उतना बड़ा टेस्ट नहीं है जितना बड़ा टेस्ट वो स्ट्रेस, प्रेशर हैंडलिंग, इन सब का है। आप खुद सोचो, आप क्या करने वाले हो। आप नीट क्वालिफाई करोगे, आप MBBS करोगे, आप MD करोगे, आप क्या करने वाले, आप डॉक्टर बनने वाले हो। तो जो डॉक्टर होता है उसको स्ट्रेस लेने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा वो ऑपरेशन OT में टेबल पर वो पेशेंट लेटा हुआ है और आप उसको देखकर खुद ही घबरा गए और आप बेहोश हो गए और आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी, है ना। आ रही बात सुनिए। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना, स्ट्रेस हैंडल करना, प्रेशर हैंडल करना, रातों को जगना, नींद अपनी कॉम्प्रोमाइज करना, इन सब की आदत होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत नीट के एग्जाम से ही होती है। तो नीट के एग्जाम में जितना सिलेबस की वास्टनेस ले लो, नॉलेज लेवल ले लो, इन सब के साथ जो इन सब के साथ साथ जो आपको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको पास होना है, वो है स्ट्रेस हैंडलिंग में, वो है प्रेशर हैंडलिंग में। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलनी है। कि ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं अपना, फिजिक्स 4 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूओ हो गया, है ना। 4, इनफैक्ट इनको तो 6 मानना चाहिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री की तीनों हो गई, बॉटनी हो गया, जूओ हो गया। तो इतने सारे जब सब्जेक्ट्स चलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स चलेंगे, अभी तो सिलेबस शुरू होगा, धीरे धीरे करके सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, टेस्ट आते चले जाएंगे, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते चले जाएंगे। तो हमें घबराना नहीं है, है ना। हमें बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना, प्रेशर फील करना है ताकि अपन ऑन द टोज रहें अपने। प्रेशर फील करना है, लेकिन प्रेशर से डिप्रेस नहीं होना, प्रेशर का कोई नेगेटिव इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। तो कंपटीशन का लेवल जो है बच्चे वो बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, पेपर पैटर्न। मैं आपको एकदम सिंपल जो बेसिक बात है वो बता देती हूँ। पेपर आपका रहेगा 3 घंटे 20 मिनट का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल चॉइस करेक्ट, OMR में आपको फिल करना रहेगा, पेन पेपर आपका टेस्ट रहेगा, और इसमें आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूओ के क्वेश्चंस। ठीक है, सब में 50-50 क्वेश्चंस आने वाले, यानी टोटल पेपर में 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको अटेम्प्ट हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस करने हैं। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन में से 45 करने हैं, केमिस्ट्री के 50 में से 45 करने हैं। ऐसे ही आपको 200 में से टोटल 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 180 क्वेश्चंस का आंसर आपको मार्क करना है। +4 आपको दिया जाएगा हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 दिया जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 हो जाएगा अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये बेसिक पेपर पैटर्न रहेगा नीट के एग्जाम का। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है, इररिलेवेंट प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अपना सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस भी अपन सिंगल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन की करेंगे। ऐसे नहीं कि अपन ने जेई का पेपर उठा लिया और उसमें जो भी मैट्रिक्स मैच आ रहा है या उसमें इंटीजर टाइप आ रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन अपने नीट में नहीं आते, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू नो योर एग्जाम एंड द कॉम्पिटिशन लेवल। दूसरा जो आपको काम करना है वो क्या करना है बच्चे, वो ये करना है कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। मतलब मैंने अक्सर ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखा है कि जब शुरुआत होती है 11th की, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी में भी बात कर लो, बच्चा बड़ा पम्प्ड अप होता है ना, बड़ा एक्साइटेड कि अब तो मैं 11th में आ गया हूँ, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा ना वो एक्साइटेड पम्प्ड अप होता है। वो क्या करता है, इधर उधर 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 सब जगह बात करके बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारा लिटरेचर इकट्ठा कर लेता है ना। फिजिक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, बॉटनी की, जूओ की, एकदम मजे आ रहे होते हैं उसको। पापा ये वाली बुक दिला दो, मम्मी ये वाली बुक दिला दो, भाई तेरी बुक दे दे, ऐसे करके वो बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेता है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप बच्चे 11th स्टैंडर्ड में करते हो। फिर वो बुक्स तो टेबल पर ही रह जाती हैं, उनको देख देख कर आप में प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। या तो ये हो जाता है, या फिर आप अननेसेसरी की प्रैक्टिस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हो और फ्रस्ट्रेशन डेवलप करते रहते हो। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट गैदर unnecessary literature,
डू नॉट गैदर बुक्स अननेसेसरीली। ये आप प्लीज बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपको बेकार में बहुत सारा लिटरेचर गैदर नहीं करना। अब बात आती है कि मैम ठीक है गैदर नहीं करना तो पढ़ना क्या है, तो वो पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पर फोकस करना है। देखो जब अपनी क्लास चलेंगी तो क्लास में हम बोर्ड पर लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे आप जब 10th में क्लास में पढ़ते थे तो नोट्स बनाते थे, होपफुली नोट्स बनाते होगे, अगर नहीं भी बनाते हो तो यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। ये बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में नोट्स बना लेंगे। ऐसी बड़ी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे। जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी बोर्ड पर, जो जो पॉइंट्स लिखती जाऊंगी, जो जो पॉइंट्स बोलती जाऊंगी, मेरी बोली हुई हर बात, मेरी लिखी हुई हर बात किसी ना किसी तरीके से आपके नोट्स में होनी ही चाहिए। तो आपको करना क्या है, यानी व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले पढ़ने में आएंगे आपके नोट्स, है ना, जो आप क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर आप नोट्स बनाओगे। अब नोट्स जब आप बनाओगे तो बहुत सारे कलर्स मत यूज करना। हमने देखा है स्पेशली गर्ल्स एकदम स्टेशनरी की दुकान लगा देती हैं पढ़ते वक्त, रेड से हेडिंग लिख रही हैं, ब्लू से कंटेंट लिख रही हैं, येलो से एग्जाम्पल लिख रही है, पिंक से कुछ और लिख रही है। ऐसा नहीं करना। सिंपल 2 कलर का आप पेन ले लीजिए, ब्लैक और ब्लू, सिंपल नोट्स रखिए। बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को, ब्रेन में सिंपल रखिए चीज़ों को, है ना, बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूज मत कीजिए। तो सिंपल तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन एलैबोरेट नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। क्लास में बोली हुई लिखी हुई हर एक बात आपके नोट्स में होनी चाहिए। फिर आप नोट्स जब बनाओगे तो ये तो हो गए इलैबोरेटेड डिटेल्ड नोट्स। दूसरा, जब आप रिवीजन करोगे, एक टॉपिक खत्म हो गया, आपको उसका टेस्ट देना है, उसका रिवीजन है, आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उसके बनाते जाओगे शॉर्ट नोट्स, जहां जहां पॉसिबल हो। मैं हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, इनऑर्गेनिक की, तो केमिकल बॉन्डिंग की शॉर्ट नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इज अ ह्यूज टॉपिक, इट इज अ वास्ट टॉपिक। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में आप लॉन्ग नोट्स ही बनाओगे और अल्टीमेटली टाइम भी वेस्ट होगा और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे। सो डोंट डू दैट। लेकिन हाँ, पीरियोडिक टेबल की जब अपन बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पीरियोडिसिटी वाला पोर्शन है, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसके शॉर्ट नोट्स जरूर मैं आपको बोलूंगी बनाने के लिए। जब अपन ब्लॉक पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो पी ब्लॉक अपन को पढ़ना है वो अपन पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में एस ब्लॉक दोबारा आ जाता है तो वो पढ़ेंगे। तो जो ब्लॉक वाली बात है उसके भी नोट्स अपन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है जी। तो नोट्स आपके डिटेल नोट्स जो क्लास में बनेंगे, और शॉर्ट नोट्स जहां जहां रिक्वायरमेंट है शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बनाइएगा, फॉर्मूला बुकलेट बनाइएगा, ताकि आप रेगुलर तरीके से उन फॉर्मूले को रिवाइज करते रहो। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड प्रैक्टिस में, टेस्ट में उन फॉर्मूले का ही काम होगा, तो वो फॉर्मूला शीट से आप बार बार रिविजन ईजिली क्विकली कर सकते हो। तो पहली चीज तो हो गई आपके क्लास के नोट्स। दूसरी चीज हो जाएगी आपके पास NCERT, है ना। NCERT, वैसे तो मैंने इसका नाम गलत लिया है, क्योंकि इसको बोलना चाहिए या तो मैं बोलूं कि ये हमारे लिए गीता, भगवत गीता के बराबर है, या ये बाइबल के बराबर है, या ये कुरान के बराबर है। ये हमारे लिए सब कुछ है। आप पिछले कितने भी सालों के नीट के पेपर उठाकर देख लो, NCERT ही पूछी जा रही है। तो NCERT इज लाइक समथिंग विच इज विच शुड बी देयर इन योर हेड कंप्लीटली। आपको इसका हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम की लेबलिंग, स्पेशली बायो में, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी टेबल्स मिलेंगी, बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे, बहुत सारा डेटा मिलेगा। वो सब हमें याद नहीं करना है, वो सब हमें याद नहीं करना, डेटा याद नहीं करना, लेकिन डेटा को इंटरप्रेट करना है, डेटा को समझना है, कहां बढ़ रहा है, कहां कम हो रहा है, किसका मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो NCERT को एकदम घोट के पी लेना है, बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार NCERT पढ़ ली बस पढ़ ली, ऐसा नहीं है। NCERT स्पेशली बॉटनी, जूओ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चारों की NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी सबकी फिजिक्स की भी पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री की भी पढ़ो, बट इन चारों की तो आपको एकदम 5 बार 6 बार 7 बार पढ़नी भी है, पढ़नी ये जरूरी कंपलसरी है आप सबके लिए। NCERT के बाद जो तीसरी चीज आपको रहेगी, वो आपके पास PDF में मॉड्यूल रहेगा। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको जो मोशन का मॉड्यूल दिया जाएगा वो आपको पढ़ना है। मॉड्यूल में आपको मिलेगी थ्योरी, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम पूरी थ्योरी क्लास में कवर करवाएंगे, तो आपको रेयरली ऐसा कोई पॉइंट होगा जो उसमें अलग मिल जाएगा। अलग मिल जाए तो अंडरलाइन कर लेना। थ्योरी एक बार पढ़ लेना, लेकिन
एक्सरसाइज जो है उसको आपको थरली करना है, हर एक क्वेश्चन को करना है। अब इसमें आप जो सबसे बड़ी गलती मैं देखती हूँ बच्चे जब डाउट लेकर आते हैं मेरे पास मॉड्यूल का, जो सबसे बड़ी गलती मुझे दिखाई देती है मॉड्यूल में वो ये है कि बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है मॉड्यूल में तो उसका आंसर वही टिक कर देता है, उसके साइड में उसका सॉल्यूशन होता है ना। इस तरीके से आप बिल्कुल भी अपने मॉड्यूल को खराब ना करें। आप मॉड्यूल में से क्वेश्चन देखें लेकिन सॉल्व अपनी रफ रजिस्टर या रफ नोटबुक जो भी है उसमें सॉल्व करें। आंसर ठीक है आपने निकाल लिया कि बी ऑप्शन आंसर है, आंसर की से आपने चेक कर लिया, डोंट टिक द आंसर इन द मॉड्यूल, क्योंकि आप जब उसको रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, जब उसको रिवाइज करोगे तो आंसर तो आपको सामने ही दिख रहा है, बी आंसर मेरे को टिक किया हुआ दिख रहा है, अब बी आंसर दिख जाएगा तो दिमाग तो उस हिसाब से ही चलेगा, है ना। चाहे उस वक्त हो सकता है मैंने जो पहले बी आंसर निकाला हो, दोबारा अपन करते बहुत बार अपना आंसर क्या आ जाता है, अलग आ जाता है ना, सोच कुछ अलग हो जाती है, थॉट कुछ अलग हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप उसमें आंसर टिक करते हुए चले, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रिवीजन इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, जो अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो उसकी टैगिंग जरूर करनी है। टैगिंग का मतलब है, देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया, आपने नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हो, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुरंत आपको आ जाएंगे पढ़ते ही, ठीक है, दूसरे ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सोचने पर आंसर आप उसका निकाल पाओगे, दैट दे आर सम लाइक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, तो उन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को आपने लेट्स से सर्कल कर लिया, ठीक है। तीसरा ऐसा होगा कि पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं निकल रहा या आंसर गलत निकल रहा है, तो उनको आपने लेट्स से स्टार मार्क कर दिया, कुछ भी आप अपनी ऐसी टैगिंग कर सकते हो। तो आपके पास मॉड्यूल में क्वेश्चंस टैग्ड होने चाहिए कि ये मुझे एक बार में आ गया था, ये मुझे थोड़ा टाइम लगा था करने में, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था या गलत आया था। जब आप रिवीजन करोगे बच्चे तो आपको ध्यान किन पर देना है, ध्यान उन लास्ट की 2 कैटेगरीज पर देना है जो नहीं आए थे, पहले भी नहीं आए थे, क्या अभी भी आपको नहीं आ पा रहे हैं, आपने 4 टेस्ट दे दिए पीरियोडिक टेबल के फिर भी आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कंसेप्चुअली आपको गड़बड़ है, आप दोबारा से उस चीज को पढ़ो, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ पाए, क्या वो दोबारा नहीं आ पा रहे हैं, या जिन क्वेश्चन में पहले आपने टाइम लगाया था अब भी ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो वो आपके जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्लानिंग है आगे बढ़ने की, उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस की टैगिंग नहीं करोगे तो आप कभी भी उन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे पाओगे जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप सबको दोबारा कर रहे होगे या सबको छोड़ रहे होगे या रैंडमली कर रहे होगे, और जब भी हम रैंडम प्रिपरेशन करते हैं तो रिजल्ट भी फिर हमारा कोई गारंटी नहीं होता, रैंडम ही आ जाता है, आ भी सकता है अच्छा, नहीं भी आ सकता। तो अगर गारंटी चाहिए, रिजल्ट की सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, तो क्वेश्चन की टैगिंग करना जरूरी है, ताकि जहां ध्यान देना है अपन वहां ज्यादा ध्यान दें, बाकी चीजों में थोड़ा सा ध्यान क्या करें, कम करें, इग्नोर किसी भी चीज को नहीं करना। तो ये 3 चीजें हो गई मॉड्यूल की, ठीक है, नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, मॉड्यूल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आपको लगाने हैं उसके PYQs, वो भी आपको बहुत आसानी से मॉड्यूल का जो PDF है उसमें मिल जाएगा। PYQs लगाने से आपको ये पता रहेगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है, किसको कम, वैसे तो हम बताते जाएंगे, बट आपको PYQ से एक डायरेक्शन मिलता जाएगा। और लास्ट में जितने भी टेस्ट होंगे आपके, उन सारे टेस्ट पेपर्स को आपको संभाल के रखना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, टेस्ट में रेगुलरिटी रखनी है, टेस्ट मिस नहीं करना। दूसरी चीज, टेस्ट पेपर हो गया और हम आराम से घर पे मस्त होकर कुछ कर रहे हैं तो मस्ती में नहीं आना है, टेस्ट के बाद करना है टेस्ट का एनालिसिस। किसी भी टॉपर का टेस्टिमोनियल आप सुन लो, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि मैंने गलती करी थी कि मैंने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया था। तो आप जब टेस्ट को दो तो उसके बाद उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो टेस्टिंग रेगुलरली करनी है, टेस्ट रेगुलरली देने हैं, और साथ साथ क्या करते जाना है, इनका एनालिसिस करते हुए चलना है। अब एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस में ये करना है, सिर्फ ये नहीं देखना अच्छा इतने करेक्ट हो गए, इतने इनकरेक्ट हो गए, इतने मैंने छोड़ दिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, दिस इज ऑफ नो यूज। आपको क्या करना है, जितने गलत हुए वो क्यों गलत हुए, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपके पास स्पीड नहीं, टाइम नहीं बचा था, इसलिए आपने जल्दबाजी में उनको गलत कर दिया या आपने छोड़ दिया, या आपको कंसेप्ट ही याद नहीं आया उस टाइम, आप रिकॉल नहीं कर पाए, या आपने क्वेश्चन पढ़ने में इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, आपने कोई केयरलेस मिस्टेक कर दी, क्या किया। क्योंकि जब तक हमें लाइफ में अपनी गलतियां नहीं पता होती तब तक हम कभी भी उनको इंप्रूव करके आगे नहीं बढ़ पाते। और अपना जो ह्यूमन ब्रेन है ना बेचारा,
क्या क्या याद रखेगा? तो अपन जब सिलेबस इतना वास्ट है और बहुत सारी चीज़ें टीचर्स आपको बता रहे होंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो बहुत लाजमी है कि आप अपनी गलतियां भूलते चले जाओगे। जो आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ है, जब तक हो सकता है आप 5th या 6th टेस्ट तक पहुंचो, आप हो सकता है पुरानी गलतियां अपनी रिपीट कर रहे हो और आपको पता भी ना चल रहा हो, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो एनालिसिस करने के साथ साथ आप क्या करोगे, एक गलतियों का बनाओगे रजिस्टर, गलतियों का रजिस्टर। तो एक आपका जो है फिजिक्स का रजिस्टर चल रहा है, 3 आपके केमिस्ट्री के रजिस्टर चल रहे हैं, एक बॉटनी का चल रहा है, एक जूओ का चल रहा है, और एक क्या चलेगा, आपका गलतियों का रजिस्टर चलेगा, जिसमें आप अपनी गलतियां लिखते जाना कि टेस्ट 1 में ये गलतियां मैंने करी है, और उनको रेगुलरली पढ़ना कि मैं गलतियां ये करता हूं, टेस्ट में प्रैक्टिस करते वक्त मैं ये गलतियां करता हूं। तो जब आप गलतियों को बार बार पढ़ोगे तो वो यहाँ रहेंगी, तो दिमाग चौकन्ना रहेगा कि ऐसा है तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देता है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तो कैलकुलेशन में गलती कर देता है तो कैलकुलेशन चेक करके ही ओएमआर को फिल करना। तो ये आप जब गलतियों का रजिस्टर बनाओगे तो आपके लिए गलतियां याद रखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए और अपन क्या बात करते हैं, 4th पॉइंट की अपन बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। तो 4th पॉइंट में ये तो हो गया कि आपको क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है। अब एक जो भयंकर बीमारी लग जाती है, मैं अभी भी आपकी क्लास के पहले मैं 12th की क्लास में से होकर आई और मैंने उनसे यही पूछा कि 11th का क्या रहा तुम्हारा, है ना। तो वो आप देखते हो ना यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, 11th बिगड़ गया तो क्या करें, है ना। तो इस वाली कैटेगरी में अपन को नहीं फॉल करना कि आप जब 12th में जाओ तो आप इसी कैटेगरी में हो, 11th बिगड़ गया तो क्या करें, है ना। इस कैटेगरी में अपन को नहीं जाना, और इस कैटेगरी में जो आपको ले जाता है वो ले जाता है बैकलॉग, है ना। ये एक ऐसी बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर एक बार लग गई तो जैसे कैंसर फैलता है ना, ये फैलती चली जाएगी और इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा और ये आपकी पूरी 11th को खा जाएगी। ठीक है, तो हमें बैकलॉग का बहुत ध्यान रखना है। बैकलॉग कैसे होता है बच्चे, बैकलॉग ऐसे होता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको साथ साथ अगर आप टीचर के साथ नहीं चल रहे हो, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि टीचर से आगे चलते हैं, वो आगे 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 पढ़कर बैठे होते हैं क्लास में, उनका कभी भी बैकलॉग नहीं होता। आप कम से कम ये करो कि जो आपकी क्लास हो उनको आप डेली के डेली रिवाइज करते जाओ। तो सपोज मैंने आपको आज लेट्स से पीरियोडिक टेबल का कुछ पढ़ाया, मैंने आपको लेट्स से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया, तो आप उसको जब भी नेक्स्ट क्लास हो उसके पहले तक आप उसको रिवाइज कर लो, आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो, अगर उस वो एनसीईआरटी में तो आप उसको पढ़ लो, अगर उसका मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर लो। तो आपको हमारे साथ साथ चलना है, हम रुक नहीं सकते। हमारी इच्छा भी होगी ना आपके लिए रुकने की, तो भी हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें सिलेबस करवाना होगा, है ना। तो हम रुकेंगे नहीं, आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ चलना है। अगर साथ साथ नहीं चलोगे तो ये बीमारी लग जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे ही आपकी 11th बिगड़ी, आप जब 12th में जाओगे तो आपके पर डबल प्रेशर हो जाएगा, आपको 11th भी पूरी करनी पड़ेगी, 12th भी पूरी करनी पड़ेगी। जबकि एक बच्चा जो 11th बहुत अच्छी करके आया या उसका बैकलॉग नहीं रहा है, वो कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दे चुका है, तो उसको 12th पर ज्यादा ध्यान देना होगा, साथ साथ 11th का रिवीजन वो करता रहेगा। तो सिलेक्शन के चांसेस आप सोच सकते हो किसके ज्यादा होंगे और किसकी कम। तो ये जो है बैकलॉग हमें नहीं करना, और बैकलॉग ना हो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको डेली के डेली हमारे साथ साथ चलते जाना है। और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं। एक जो गलती मैं देखती हूँ वो है थ्योरी पढ़ते रहना। मैं ये देखती हूँ कि बच्चा मेरे पास आता है, मैम मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, मैंने 8 घंटे पढ़े थे, मैंने क्लास के अलावा मैंने 7 घंटे की पढ़ाई करी थी, मैंने ये किया था, मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैं सोया भी नहीं, मैं सब फ्रेंड्स मैंने छोड़ दिया, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरा सुख चैन निकल गया, पर मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। तो मैं उससे पूछती हूँ अच्छा पढ़ाई करी थी, पढ़ा था कि हाँ मैं पढ़ा था। फिर मैं दूसरा सवाल करती हूँ याद किया था क्या, तो कहता है मैम पढ़ा था। मैं पूछती हूँ याद किया था क्या, तो उसको आंसर नहीं होता, समझ जाता है ना। एक ध्यान रखिए बात, थ्योरी पढ़ते जाना, हर बार आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैंने बार बार रिवीजन कर लिया। लेकिन एक्चुअली नीट में आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये नहीं आएगा। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्वेश्चन देगा, है ना, वो बोहर मॉडल का क्वेश्चन देगा, वो ये नहीं बोलेगा राइट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, ऐसे नहीं बोलेगा। तो आप थ्योरी अगर पढ़ते जा रहे हो और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर
आप कभी भी टेस्ट में मार्क्स नहीं ला सकते। तो ये गलती मत करिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मस्त होकर थ्योरी पढ़ रहे हो, एक आध मन को खुश करने के लिए क्वेश्चन लगा रहे हो। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आप में एक्यूरेसी आएगी, आपको कंसेप्ट की एप्लीकेशन समझ में आएगी, और यही सारी चीजें आपको नीट के एग्जाम में मेंटेन करनी है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है, थ्योरी एक हद तक रिवाइज करनी है, लेकिन बार बार थ्योरी रिवाइज करते जाएं, ये गलती नहीं करनी। दूसरी गलती, जैसे मैंने बोला, याद किया या पढ़ा दोनों अलग अलग है। रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो मैं नोट्स देखकर पढ़ रही हूं, अच्छा हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज रीडिंग। एंड रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग। लर्निंग कैसे? आपको याद होनी चाहिए चीजें, तभी तो आप उनको अप्लाई कर पाओगे। जब टेस्ट में आप क्वेश्चन को फेस करोगे, आपको याद ही नहीं है तो फिर आप उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग करनी है, रीडिंग ना करके आपको क्या करनी है, चीजों को लर्न करना है, नॉट जस्ट रीड एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया समझने के लिए, लेकिन फिर आपको अल्टीमेटली क्या करना है, याद करना है। और याद कैसे करते हैं चीजें? याद, जैसे मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ कि मैं कैसे याद करती थी चीजों को। पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, क्लास भी अटेंड कर ली, डाउट भी सॉल्व करवा लिया, एंड मुझे लगता है कि मुझे कंसेप्ट आता है, मुझे चैप्टर आता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं सिर्फ उसके रजिस्टर में उसका टॉपिक देखती थी। जैसे मैंने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं इस रजिस्टर को करूंगी बंद और मैं जोर से बोलना शुरू करूंगी कि मुझे क्या क्या याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। क्या मैं उसको डिफाइन कर सकती हूँ? क्या मैं उसके फैक्टर्स बता सकती हूँ? क्या मैं उसकी पीरियोडिसिटी बता सकती हूँ? क्या कोई उसमें फॉर्मूला है जो उससे रिलेटेड हो? क्या कोई एक्सेप्शन जो है जो उसमें आता हो? तो मैं ये सारी चीजें सिर्फ हेडिंग देखूंगी और फिर बोलूंगी। आ रही बात समझ में? मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में, मेमोरी में कितना है कितना नहीं है। फिर मैं रजिस्टर खोलूंगी, चेक करूंगी, हाँ ये सारे मैंने पॉइंट्स बोल दिए थे, अरे यार ये वाला पॉइंट भूल गई थी, तो मैं उसको मार्क कर दूंगी। जब मैं रिवीजन करूंगी उस टॉपिक का या उस चैप्टर का, तो मैं वो जो टिक करे हुए हैं जो मैं पहले भूल गई थी उनको ही रिवाइज कर लूंगी, तो मेरा काम चल जाएगा। तो आपका रिविजन भी बड़ा सिस्टमैटिक होगा, आपकी पढ़ाई भी सिस्टमैटिक होगी, एंड यू विल हैव थिंग्स इन योर मेमोरी, जो होना बहुत जरूरी है। जब तक याददाश्त में नहीं डालोगे तब तक याद नहीं आएगा। फिर आपको पेपर में क्या होगा, जो आपको शायद होता भी होगा, पेपर में जब आप क्वेश्चन को फेस करोगे तो आपको लगेगा यार ये पढ़ा तो हुआ है, इसका आंसर बी लग रहा है लेकिन सी भी लग रहा है, यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन में नेगेटिव मार्किंग होने के पूरे चांसेस रहेंगे और वहीं से मार्क्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ साइकिल। आपने सिर्फ रीड करके गए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, गलत हुआ, मार्क्स कम आए, फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, आप डिप्रेस हो गए, आपने टेस्ट देना बंद कर दिया, फिर आप आगे की कहानी समझ सकते हो कि क्या होगा। तो आपको याद करनी है चीजें, लर्न करनी है। रीडिंग विल नॉट हेल्प एवरी टाइम। ठीक है, और क्या करना है, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, बताओ जरा, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं? रिविजन, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, रिविजन। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना है ना, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, स्पेशली बॉटनी में, स्पेशली जूओ में आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना है। कभी क्वेश्चन लगाकर कर लो, कभी जोर से बोलकर कर लो, कभी आप लेट से कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो, ये सारी चीजें मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कहीं आप जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो तैयार होने वाला टाइम इज सो वेस्ट ना, या आप यू हैविंग अ शावर, दैट इज सो वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना कंसेप्ट रिवाइज करते रहो, यू हैव टू यूटिलाइज एवरी सिंगल टाइम। देखो 24 आवर्स आपके पास भी होते हैं, 24 आवर्स एक एवरेज बच्चे के पास भी होते हैं, 24 आवर्स एक टॉपर के पास भी होते हैं। सबके पास इक्वल टाइम होता है, इक्वल नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सबका अलग अलग होता है। तो वहां पर हमको ध्यान देना है, हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है टाइम का। यस, तो हमें रिविजन कंटिन्यूस करना है। और रिविजन में भी एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार मेरे पास ये सवाल आता है कि मैम रिविजन करना कैसे है, रिवाइज कैसे करें। तो रिविजन में क्या करना है बच्चे, रैंडम रिविजन करना। अभी तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, पर जैसे चैप्टर खत्म हो गया आपका, है ना, या बहुत सारे चैप्टर्स हो गए आपके, तो आपको रैंडम रिवीजन करना है। रैंडम रिवीजन में क्या करना है बच्चे, जैसे आपने रजिस्टर लिया, ठीक है, आपका ये लेट्स से इनऑर्गेनिक का रजिस्टर, इसमें 1 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गए, आप उसको बस खोलो। हम क्या गलती करते हैं, हम हमेशा स्टार्टिंग से एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे हर बार।
हर बार शुरू से शुरुआत करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आपने रैंडमली उसको खोला, जो पेज सामने आया, हेडिंग देखी, रिवाइज किया, फिर आपको नेक्स्ट आप टाइम ब्रेक ले रहे हो, आपको रिवीजन करने का, आपको लग रहा है कि मेरे पास ये 10 मिनट है, मैं रिवीजन कर लेता हूं, फिर आपने इनऑर्गेनिक का रजिस्टर उठाया, रैंडमली आपने खोला, फिर जो टॉपिक सामने आया वो आपने रिवाइज कर लिया। रैंडम रिवीजन विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर में भी रैंडमली क्वेश्चन आएंगे, कभी एक टॉपिक के, कभी दूसरे टॉपिक के। आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आप फ्लिप कर सको फटाफट से, पीरियोडिक के क्वेश्चन के बाद आप बॉन्डिंग का क्वेश्चन ले सको, गैसियस स्टेट का जो वो भटते है पर फिर भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ले सको। आपको रैंडम, आपका ब्रेन को भी क्या होना चाहिए, फ्लिप होने की आदत होनी चाहिए। तो आप जितना रैंडम रिवीजन करोगे उतना आपको क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग नीट के अकॉर्डिंगली चलती रहेगी। अच्छा जी, और क्या करना है जो बिल्कुल भी आप नहीं करते हो, आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल में ये नहीं कह रही कि हम 3 से 4 पढ़ेंगे, 4 से 4:30 हम ब्रेक लेंगे, 4:30 से 4:45 में चाय पीऊंगी, मैं ये नहीं कह रही। फिक्स रूटीन, फिक्स टाइम टेबल का मतलब है यू शुड हैव योर डेली टारगेट्स, कि मुझे कल, क्योंकि एक दिन पहले प्लानिंग करनी है, सेम डे प्लानिंग नहीं करनी, एक दिन पहले, कल मुझे इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, कल मुझे ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इनके नोट्स पढ़ने, इनकी एनसीईआरटी, ऐसे टारगेट्स अपने रखिए। उस हिसाब से मैं डेली रूटीन या डेली स्केड्यूल की बात कर रही हूँ। तो आपको अपने पास एक फिक्स्ड आपका टारगेट होना चाहिए कि कल की डेट में मेरे पास मुझे ये करना है। जब कल का दिन खत्म होगा और आप सोने लगोगे, डू एनालाइज योर एंटायर डे। जो आपने सोचा था वो आप कर पाए या नहीं कर पाए। आपने सोचा था आप 30 क्वेश्चन लगाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन आप 20 ही लगा पाए, तो क्यों? क्या टाइम, आपकी स्पीड धीरे थी या आपने टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया? इस बात का, इस बेटा ये जो क्यों है ना, ये सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ इस स्टूडेंट वाली फेज में नहीं, ये थ्रू आउट आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में इस क्यों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। आप और मैं फ्रेंड्स हैं, सपोज हम हर दिन बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक दिन मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके दिमाग में आएगा ना क्यों बात नहीं कर रही है मैम, क्या हो गया? ये क्यों का जवाब देना जरूरी होता है, वरना चीजें बहुत बार बिगड़ जाती हैं। तो टेस्ट में क्यों मार्क्स कम आए, आपकी स्पीड क्यों कम हुई, गलतियां क्यों हो रही हैं, मार्क्स जो भी है, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उसका क्यों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस टेस्ट का भी करना है, एनालिसिस अपने हर दिन का भी करना है, तभी चल पाओगे। अच्छा जी, और क्या करना है, और क्या करना है? आई होप आप नोट करते जा रहे हो, नहीं तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी और मैं चाहूंगी कि आप बाद में तसल्ली से दोबारा से इन सारे पॉइंट्स को पढ़ो और इनको जितना आप अप्लाई करोगे, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप टीचर की बोली हुई, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं सारी टीचर्स की बात कर रही हूँ, अगर आप अपने टीचर की हर बोली हुई बात को मानते जाओगे तो हमारे अश्योरेंस है, मेरी गारंटी, हम सबकी गारंटी है कि 12th में आपके नीट में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, और सिलेक्शन तो दूर की बात, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप शुरुआत से गांठ बांध लोगे कि मैम ने बोल दिया करना है, सर ने बोल दिया करना है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, हमारे दिमाग से चलोगे। दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन में, दिमाग लगाना है आपको सब्जेक्ट में, क्या करना है क्या नहीं करना उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, वो हम बताते रहेंगे, बस उसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। तो और क्या डूज एंड डोंट्स हैं? अच्छा, एक जो आप काम करते हो, आप या तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हो, अभी तो 11th ईयर है, नीट तो मुझे 12th में देना है, अगले साल देना है, या तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हो, है ना, या फिर आप बहुत प्रेशर ले लेते हो, यार मैम ने ऐसा बोला था, मतलब डर जाते हो, प्रेशर ले लेते हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, नीट में प्रेशर बहुत बड़ा एक खेल खेलेगा, उसको आपको हैंडल करना है। तो आपको कभी भी लो स्लीप वाले मोड में नहीं जाना, कम नींद नहीं लेनी, 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की, 6 घंटे से कम नहीं, 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है हर दिन, चाहे जंपिंग करो, चाहे रनिंग करो, चाहे स्टेयर्स चढ़ जाओ। ये आपको जो आप मुझे बहुत बार बोलते हो ना कि मैम ऐसा कुछ बताओ जिससे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो जाए, कोई ब्रेन एक्सरसाइज बताओ, तो ब्रेन एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप कूदते हो, चलते हो, कुछ रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, पीटी, जैसे अपन स्कूल में पीटी करते थे, तो जब पीटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा हार्ट बीट अपनी बढ़ती है, ऑक्सीजन सप्लाई अपनी न्यूरॉन्स में बढ़ती है। तो जितनी ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बढ़ेगी, जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतनी आपके सेल्स की फंक्शनिंग, चाहे ब्रेन सेल्स हो चाहे कोई भी हो, उतना आपका फोकस बढ़ेगा, उतनी आपकी अटेंटिवनेस बढ़ेगी, उतना आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग बढ़ेगी। तो आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, थकना नहीं है, थोड़ी बहुत आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और क्या करना है? बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जल्दी से बता दो और सच सच बता दो, कितने बच्चे बेड पर बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बेड पर लेटे हुए हैं, ये बता दो। क्योंकि जब अपन बेटा, बेड है आराम करने के लिए,
है ना। अपन बैठते हैं, बैठकर शुरुआत करते हैं, फिर अपन नीचे खिसकते जाते हैं, फिर अपन लेटने की आ जाते हैं, फिर अपन उल्टा लेट जाते हैं ना। कभी बुक हमारे ऊपर होती है, कभी हम बुक के ऊपर होते हैं। तो ये सारी हरकतें हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप लेक्चर अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, तो टेबल और चेयर पर बैठकर करना है प्रॉपर। उसी तरीके से आपके नीट के एग्जाम में बेड नहीं होगा कि आप आराम से तकिए पर हाथ रखकर बेड पर बैठकर, बेड पर लेटकर आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो अंजलि तो टेबल पर है, लेकिन सतीश जो है वो बेड पर बैठा हुआ है। तो तुरंत खड़ा हो जा सतीश, टेबल चेयर पास में अगर है तो वहां पर बैठ जा, ठीक है। बेड और टेबल, ये क्या कॉम्बिनेशन है, बेड और टेबल, बेड और टेबल नहीं, टेबल और चेयर का कॉम्बिनेशन लो। और जैसा एग्जाम होता है, जैसे अपनी बॉडी को, अपन को अटेंटिवनेस, देखो बॉडी कहते हैं ना जैसा तन वैसा मन, तो अगर आपकी बॉडी अटेंटिव होगी तो आपका ब्रेन, आपका माइंड भी अटेंटिव होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बेड पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक है जी। और क्या काम है, और क्या करना है, क्या नहीं करना, बताओ। तुम्हारे दिमाग में और कुछ आ रहा है तो बताओ, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने कहा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना, स्ट्रेस रहेगा बहुत बार। ऐसा लंबी जर्नी है बच्चे, 2 साल की। अगर मैं 12th में भी आपका सिलेक्शन मान लूँ तो 2 साल की जर्नी है। इट इज़ अ लॉन्गर जर्नी, है ना। बहुत बार फेजेस आएंगे व्हेन यू विल फील लो, व्हेन यू विल फील डिप्रेस्ड, जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो और किसी दिन ऐसा हुआ कि आपको आज अंदर से फील ही नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, तो टेक अ ब्रेक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन बार बार ब्रेक लेना भी सही नहीं होगा। वंस इन अ वाइल, कभी आपका मन नहीं कर रहा, आप लो फील कर रहे हो, आप किसी से बात करो। बात करना टीचर्स से, पेरेंट्स से बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड से बात ना करें, अपने किसी बड़े से बात करें जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है लाइफ के मामले में, आपको वो ज़्यादा अच्छे से सजेशन दे पाएगा। फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस नहीं करना। तो बहुत बार ऐसे फेजेस होंगे जब अपन लो फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, तो उन फेजेस में भी हमको क्या करना है, खुद को संभाल के रखना है। एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको, आप सब डॉक्टर बनने वाले हो ना, आप सबको पता है, आपने वो लाइफ लाइन देखी है ना कैसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन में चलती है ना। जिस दिन लाइफ लाइन किसी की ऐसी स्ट्रेट आ जाती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता, है ना, हम नहीं बचा पाए। तो स्ट्रेट हर ऐसी लाइफ चलेगी भी नहीं, क्योंकि ये तो लाइफ है ही नहीं ना। तो हमेशा अच्छा चले अच्छा चले अच्छा चले अच्छा चले, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे दिन होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, अप होगा, कुछ ऐसे दिन होंगे जो खराब होंगे, डाउन भी होगा। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, है ना। लाइफ में जब आप स्टूडेंट की लाइफ फेज से बाहर निकल जाओगे, तब भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होंगे, तभी तो सांसों का एहसास होगा, तभी तो पता चलेगा कि हम जिंदा हैं। कहते हैं ना कि सांसों का एहसास तब होता है जब जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, वरना मरने के बाद तो जलने का भी पता नहीं चलता, है ना। तो मरने के बाद तो कोई एहसास नहीं होता, तो एहसास हो रहे मतलब आप जिंदा हो। तो इन फेजेस को जितना आप अप अपने फेज को एंजॉय करोगे ना, डाउन वाले फेज में भी अपने आप को उतना संभाल के रखना। और कहते हैं अगर हीरे जैसी काबिलियत है तो अंधेरे में चमकना सीखो, रोशनी में तो कांच भी चमक जाते हैं, राइट। तो अगर आप अपने आप को इन डाउन वाले फेजेस में संभाल लोगे, जिसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके टीचर्स, मोशन का पूरा स्टाफ आपके साथ है, अगर आप इस फेज में अपने आप को संभाल लोगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने आप को डाउन्स में संभालना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंटली करना है दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, चेंज कर देते हैं इसको, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करो, अपने आप में विश्वास रखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप में विश्वास रखो कि मैं टीचर्स की बात मान रहा हूँ, मैं हर एक वो काम कर रहा हूँ, मैं क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ, मैं टेस्ट रेगुलरली दे रहा हूँ, मैम ने जो बातें बताई थी वो सारी मैं कर रहा हूँ। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते जाना, ठीक है। कोई फेज आता भी है तो उसको हैंडल करना, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। उसमें स्टक नहीं रहना हमको कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, हाय मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, हाय मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, इसको करते करते हम हाय हाय मचा रहे 4-5 दिन तक, तो वो नहीं करना। वी नीड नॉट टू गेट स्टक इनटू इट। हमें क्या करना है, उससे लर्निंग लेनी है, क्यों टेस्ट में मार्क्स कम आए इसका एनालिसिस करके हमें मूव ऑन कर देना है, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम आए हम हमेशा आपके साथ हैं, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें क्या है ध्यान में रखने हैं। आपकी इस पूरी जर्नी में आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं, आप इनको अगर फॉलो करोगे तो मार्क माय वर्ड्स, मैं बार बार आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। चलिए, ये तो कुछ हो गई अपनी क्या जनरल बातें। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। अब तो रिजल्ट भी आने वाले हैं सीबीएसई के, तो अच्छे ही आएंगे, चिंता मत करो अंजलि,
अच्छे ही आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जो हो गया वो तो हो गया, अब जो आपने कर दिया एग्जाम में 10th में वो तो हो ही गया, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ो, आगे देखो, नीट का जो आपका टारगेट आपने सिलेक्ट किया है वो आप हमेशा ध्यान में रखो। और जैसे मैंने कहा क्यों का जवाब होना अपने पास जरूरी है, तो वाई नीट, आपने क्यों नीट सिलेक्ट किया है इसको कभी मत भूलना। तो जो मैं कह रही हूँ ना कि वो डाउन वाले फेजेस आएंगे, वो लो फेजेस आएंगे, उसमें संभालना कैसे है खुद को। अगर खुद को संभालना है तो हमेशा खुद को याद दिलाना कि आपने जर्नी क्यों शुरू करी। वाई डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, क्यों आपने नीट को सिलेक्ट किया, क्या सोचकर नीट को सिलेक्ट किया। तो अपने टारगेट को अगर आप नहीं भूलोगे ना, और हमेशा खुद को याद दिलाते रहोगे कि मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया है, मैंने इसलिए मैं नीट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और कभी भी जो डाउन पीरियड आएगा उसमें भी आप अपने आप को संभाल लोगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी किसकी, केमिस्ट्री की बात करते हैं। और केमिस्ट्री में चलो बिल्कुल जनरल से शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक पर तो मैं थोड़ा सा और लेट आऊंगी, पर इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि केमिस्ट्री क्या है, वन सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो केमिस्ट्री को डिफाइन और डिस्क्राइब करता है, एक सिंगल वर्ड जो केमिस्ट्री को डिफाइन और डिस्क्राइब करता है, ये बताओ। एक सिंगल वर्ड जो केमिस्ट्री को डिफाइन और डिस्क्राइब करता है, वन सिंगल वर्ड आई वांट फ्रॉम यू, केमिकल्स। अच्छा, तो सिर्फ केमिकल्स की बात करते हैं क्या मौली? मौली वाटर केमिकल है क्या? आप जो पानी पीते हो क्या आप केमिकल पीते हो? एक सिंगल वर्ड बताओ, एक सिंगल वर्ड, वन सिंगल वर्ड विच डिफाइंस एंड डिस्क्राइब्स केमिस्ट्री, वन सिंगल वर्ड विच डिफाइंस एंड डिस्क्राइब्स केमिस्ट्री, जल्दी बताओ। अब गूगल मत करना। अच्छा, ये भी एक डोंट था जो मैं लिखना भूल गए, डाउट्स ना पूछना और हर बात को गूगल करना, ये नहीं करना, ठीक है। आपके हाथ में फोन है या आपके सामने लैपटॉप है, आप मतलब नेट के लिए आप नेट आपके लिए अवेलेबल है हमेशा, तो ऐसा नहीं करना कि मैम ने कुछ भी बोला फटाफट से हम गूगल कर रहे हैं या कोई डाउट आया गूगल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। जो आपके दिमाग में आंसर आ रहा है उसको बोलना है, गलत है सही है वो हम बता देंगे, करेक्ट हम कर देंगे, ठीक है। तो एक सिंगल वर्ड जिसमें केमिस्ट्री पूरी की पूरी समा जाती है, दैट वर्ड इज मैटर, है ना। एक सिंगल वर्ड जिसमें अपन केमिस्ट्री को पूरा डिफाइन करते हैं, पूरा डिस्क्राइब करते हैं, इसके आगे पीछे कुछ भी हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, वो होता है मैटर। तो केमिस्ट्री इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट की अपन बात करेंगे, उसकी शेप की बात करेंगे, उसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो जब भी अपन मैटर की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, अपना सब्जेक्ट आ जाता है केमिस्ट्री। और आप सबने पढ़ा है कि मैटर को डिफाइन कैसे किया जाता है। मैटर एक ऐसी चीज है, दिखाई दे या ना दिखाई दे, छोटी हो बड़ी हो, हल्की हो भारी हो, मैटर एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, उसमें होता है मास और उसमें होता है वॉल्यूम। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास और वॉल्यूम है उसको क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूं, मेरे लिए आप सब, मैं मान के चल रही हूं कि आप सबको कुछ भी नहीं आता। मैं मान, इसको बुरा मत मानना, ऐसा मत सोचना कि मैम ऐसा बोल रही हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमें तो इतना कुछ आता है। मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सबको कुछ नहीं आता। आप सब एक जीरो के लेवल पर खड़े हुए हो और वहां से हमें आपको उठाकर कहाँ ले जाना है, नीट के लेवल के पार लेकर जाना है, नीट के लेवल तक पहुंचाना है। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ कि जब अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, मैटर की। और मैटर एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है। जैसे आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हो, आपको हो सकता है चेयर, फैन, लाइट, पेन, बुक्स, लैपटॉप, फोन, जो भी आपको दिख रहा है वो सब किस में आ जाता है, मैटर में आ जाता है। आप भी खुद मैटर हो, मैं खुद मैटर हूं, जो भी आपको आसपास दिखाई दे रहा है वो मैटर है। जो नहीं दिखाई दे रहा, एयर, वो भी क्या है, मैटर है। मैटर में क्या नहीं आता, मैटर में दो चीजें नहीं आती हैं। मैटर में हमारी फीलिंग्स नहीं आती। मैं आई, मैंने क्लास में आपको डांट दिया, आपको बुरा लग गया, आपको गुस्सा आ गया, मैंने आपकी तारीफ करी, आप खुश हो गए, आपको अच्छा लग गया, आपको किसी पर प्यार आ गया, आपको किसी से जलन हो गई, ये जो भावनाएं हैं हमारी, ये मैटर में नहीं आती। ये अच्छी बुरी होती हैं, हल्की भारी नहीं होती, है ना, ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम वाली नहीं होती, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। एक अलग तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं दिल में, लेकिन वैसे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। तो फीलिंग्स मैटर में नहीं आती। जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, लाइट हो गई, ये सब भी मैटर में नहीं आती। तो ये दो चीजें मैटर में नहीं आती, इसके अलावा बाकी सब क्या है, मैटर में आता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई अपनी बेसिक केमिस्ट्री की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हो और मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, तो ऐसा है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। क्लास को इंटरैक्टिव रखना जरूरी है। जब मैं बोलती हूँ बताओ, तो फिर जो दिमाग में आता है बिना डरे बिना हिचकिचाए वो बताया करो। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है कि मैटर में मास और वॉल्यूम है? इसका क्या रीजन है? बहुत सिंपल सा रीजन है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि आप लोगों को कितना
आता है, कितना नहीं भी आता होगा, मैंने कहा ना मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, बट एटलीस्ट आप आंसर करोगे तो दैट विल गिव मी ऑल्सो अ गुड फीलिंग कि हाँ बच्चे इंटरैक्टिव हैं, बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात ना करूँ तो आपको भी मजा नहीं आएगा, वैसे ही अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो आप ये बताओ कि सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैटर में क्यों मास होता है, मैटर में क्यों वॉल्यूम होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दीज 2 पॉइंट्स इन मैटर। मास है, वॉल्यूम है, ऐसा क्यों है कि मैटर में, कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर हो, किसी को भी देख लो, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर को बोल लो, उसमें मास और वॉल्यूम होगा। तो ऐसा क्यों है कि उसमें मास भी होता है और उसमें वॉल्यूम भी होता है? फटाफट से बताओ। मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, ऐसा क्यों है कि मैटर में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है? ऐसा क्यों है कि मैटर में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है? क्यों होता है? क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एवरी फॉर्म ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं वो सब किसके बने हुए हैं? वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, भारी पार्टिकल, हल्का पार्टिकल, इससे कोई फर्क, मतलब इससे फर्क पड़ेगा, उसके मास और वॉल्यूम इन सब में फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉमन बात क्या रहेगी कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं वो सब किसके बने हुए हैं? पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और जब अपन इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अपने पास 3 तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैटर में हो सकता है एटम्स प्रेजेंट हो, वो मैटर एटम से मिलकर बना हो सकता है, जैसे अगर आपने नियॉन गैस ले ली तो उसमें सारे नियॉन के एटम्स आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है वो आयन से मिलकर बना हो, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड का एक पीस ले लिया तो उसमें सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस आ जाएंगे। हो सकता है वो किसका बना हुआ हो? वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हो। तो जब अपन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अपने पास 3 तरीके के पार्टिकल्स आ जाते हैं। अपने पास एटम्स आ जाते हैं, अपने पास आयंस आ जाते हैं और अपने पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड, थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है आपने ये 9th में 10th में पढ़ा हो और आपको लग रहा हो कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, लेकिन अगर आप इस थॉट से चलोगे ना कि जो टीचर पढ़ा रहा है और आप बोल रहे हो ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये एटीट्यूड जो आपका डेवलप हो जाएगा ना, ये आपको आगे बहुत हार्म करेगा। तो ट्रस्ट आवर एक्सपीरियंस के अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, नोइंग कि आप 10th पास कर चुके हो, फिर भी अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन किसकी? एटम्स की बात करते हैं। तो जल्दी से बताओ एटम क्या होता है, जल्दी से बताओ कि एटम क्या होता है, जल्दी से बताइए एटम होता क्या है, क्या होता है एटम? देखो एटम की डेफिनेशन में अपन 3 चीजें बताते हैं। एक अपन बोलते हैं कि एटम क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है जो मैटर में एग्जिस्ट करता है। दूसरा अपन बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब एक अकेला एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर आप नोबल गैस या इनर्ट गैस की बात करोगे तो एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन इन सब की बात करोगे तो इनका एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट exist independently, it may और may not exist independently। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताते हैं वो बताते हैं कि takes part in chemical reactions, it takes part in chemical reactions। जब भी chemical reaction होगा तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो बेसिक लाइन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन पार्टिसिपेट करेंगे? एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इस प्रोसेस में प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोसेस में रिएक्शन होगा। तो ये 3 चीजें अपन बताते हैं एटम के बारे में। अब एटम के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, जैसे क्लोरीन का एटम हो गया, जैसे सोडियम का एटम हो गया, जैसे नियॉन का एटम हो गया। ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे। और इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है एटम का सिंबल। एटम के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? एटम का सिंबल बोला जाता है। अब पहले जब इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी, मतलब मैं रिसर्च वर्क की बात कर रही हूँ, कि जब पहले आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की अपन बात करते हैं, तो डाल्टन ने बोला था कि एटम कैसे इंडिविजिबल, तभी तो इसका नाम एटम रखा है ना।
ए प्लस टर्म, तो ए प्लस टर्म, ए का मतलब नॉट एंड टर्म का मतलब कटेबल, जो चीज कट नहीं हो सकती। हम पहले मानते थे कि इनडिविजिबल है, इसको कट नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने हमको बोल दिया और हमने मान लिया। बट फिर जब रिसर्च हुई तो हमने इसके अंदर और पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सारी डिस्कवरीज होना शुरू हो गई। तो पहले हमें मानते थे कि कैसा है, इनडिविजिबल है, अनकटेबल है, इसको और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट आज की डेट में जो हमें पता है वो क्या पता है कि एटम में देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो एटम के अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जाए, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जाए तो 3 इसमें क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। ये 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? क्या हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता ही होता है, या कोई एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? जल्दी से सोच के बताओ, क्या कोई ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? क्या कोई ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? बताओ, क्या हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते ही होते हैं, या ऐसा कोई एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? तो प्रोटियम की जब अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन की जब अपन बात करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन की आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का एक ऐसा एटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट। उसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता ही होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो, हालांकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा और अपनी अभी क्लास का जो है टाइम खत्म हो रहा है, तो इसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहूँगी। बट अपन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आप एक बार अगर रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको जो जो पढ़कर आना है, अगर मैं आज का होमवर्क आपको दूँ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सके तो, और करना भी चाहिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद करके या रिवाइज करके आनी है। प्रॉपर्टीज मतलब चार्ज कितना है, मास कितना है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका जो है आज का होमवर्क है, इसको आप ज़रूर करके आएँ। इसके अलावा एक तो ये होमवर्क हो गया, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ टर्म्स दे रही हूँ जो ढूंढ कर लाने हैं, याद करके आने हैं। जैसे आइसोटोप्स, जैसे हो गए आइसोबार्स, जैसे हो गए आइसोटोन्स और हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये 4 जो है टर्म्स अपने जो भी पुराने आपके नोट्स पढ़े हों या कहीं और से, आपको ये एक बार देख कर आने हैं। ये भी आपका होमवर्क है, ये हो गया आपका सेकंड होमवर्क, ठीक है। और कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लर्न करके आओ या पढ़ के आओ। एटॉमिक नंबर, बहुत इजी, आपको पता भी होगा, इन सब की अपन बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और साथ में एटॉमिक मास, ठीक है। हो सकता है ये दोनों सेम हो, मास नंबर, एटॉमिक मास, हो सकता है ये क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये भी आपका होमवर्क है, तीसरा होमवर्क जो आपको करके आना है। और ये मैं आपको, ऐसा मत सोचना कि मैम ने एक दिन में 3 होमवर्क दे दिए, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, खुद क्या करेंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचना। मैं पढ़ाऊंगी आपको सब कुछ, लेकिन ये होमवर्क मैंने ज़्यादा आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और जैसा कि मुझे आपको देखकर, हालांकि ऑनलाइन क्लास है पर फिर भी मैं आपको देख पा रही हूँ, जैसा कि मुझे आपको देखकर ये पता चल रहा है कि आप सब बढ़िया बच्चे हो, एकदम इंटेलिजेंट अच्छे बच्चे हो, तो आपको ये सब आते होंगे, है ना, क्योंकि आप जवाब तो दे नहीं रहे हो मुझे किसी बात का, तो ये सब आपको आता होगा। तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा होमवर्क दे दिया कि आप ये सारे टर्म्स क्या करोगे, पढ़कर आओगे। तो आपको ये जो 3 मैंने होमवर्क दिए हैं, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ क्या क्या होमवर्क है। ये सारे टर्म्स, ये 3 टर्म्स, उसके पहले ये 4 टर्म्स, और उसके पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, ये सारी आपको क्या करनी है, रिवाइज करके आनी है, जहां पर भी आपके नोट्स हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज अपना लेक्चर जो था वो मैंने बहुत जनरल एक लेक्चर लिया है। आई होप आप ये डूज एंड डोंट्स आप एक कॉपी में लिख लोगे, जिस तरीके से आप क्लास के नोट्स बनाते हो। मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही इन डूज एंड डोंट्स के नोट्स बनाओ, और इनको हमेशा अगर हो सके तो कहीं लगा लो अपने रूम में, या ऐसी कहीं जगह रख लो जहाँ बार बार आप हर दिन इनको पढ़ सको। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये
जो इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस होता है, इतने बच्चों को हम देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते, जिनके लिए हमें बहुत दुख होता है। तो ये सारी उनकी गलतियां हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको और भी चीज़ें बताती रहूँगी, बट ये जो जनरल लेक्चर है ये आज का ही लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम थॉरली केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। कभी कभी बीच में आपकी कोई प्रॉब्लम आप शेयर करोगे तो आप वो बात कर ली जाएगी, बट आज ये जो डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हमेशा ध्यान में रखना, क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे करना है, कब करना है, वो हम सब बताते जाएंगे कि आज ये 10 क्वेश्चन लगा लेना, आज ये चीज़ पढ़ लेना, ये कर लेना, वो सब रेगुलरली आपको बता दिया जाएगा। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर आपसे बोल कर जाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये होमवर्क करना है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो ऑनेस्टली आपको रेगुलरली रिलीजियसली आपको वो होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, मैं आप चेक नहीं कर पाऊंगी कि आप होमवर्क करके बैठे हो या नहीं बैठे, और ये मुझे चेक करना भी नहीं है। मैं ऑफलाइन में भी चेक नहीं करती हूँ कि बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं किया, वो क्वेश्चंस करके लाया है कि नहीं लाया, कि चलो उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, कर लो। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के लिए जो हम ऑनेस्टी रखते हैं ना, वेन एवर वी आर ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं सबको पागल बना सकती हूँ, मैं आपको भी पागल बना सकती हूँ, मैं अपनी अथॉरिटीज़ को भी पागल बना सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी पागल बना सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पागल नहीं बना सकती। यस, तो हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं लाइफ में। तो हमेशा हमेशा अपनी तरफ ऑनेस्टी रखना। यू आर आंसरेबल, मैं हमेशा कहती हूँ, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन टू योर पेरेंट्स। बाकी तीसरा तो कोई है ही नहीं, छोड़ दो बाकी दुनिया को, कौन क्या कहेगा। हमें अपनी नज़रों में कभी नहीं गिरना, हमें अपने पेरेंट्स की नज़रों में कभी भी नहीं गिरना, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली इन ऑनलाइन क्लास, यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि मैम ने बोला था और मैं होमवर्क करके ही बैठूंगा, चाहे मैम पूछे चाहे ना पूछे, चाहे मैम उस क्वेश्चन को डिस्कस करे चाहे ना करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट शी इज डूइंग, बट मैं अपना काम करूंगा और मैं होमवर्क करके बैठूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा पूरी जर्नी में, इनफैक्ट पूरी लाइफ में आपको ये ध्यान में रखनी है कि खुद को कभी पागल नहीं बनाना। कहते हैं ना, एक्सक्यूजेज मत बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो एक्सक्यूजेज मत बनाना, अरे टेस्ट में मार्क्स कम आए क्योंकि मैम ने तो पढ़ाया नहीं था, मैम तो आती है क्लास में बातें कर लेती है, मैम पढ़ाती तो है ही नहीं, कहाँ से हमारा टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं तो बीमार हो गया था, मेरे पेट में तो दर्द था, है ना। तो ये सारे एक्सक्यूजेज मत बनाइएगा कभी भी। क्या बनाने हैं? क्वेश्चन बनाने हैं, तभी नीट निकल पाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आई होप आपको क्लास के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे, आप ध्यान में भी रखोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। मैं बेसिक ही शुरुआत करूंगी पहले, और उसके बाद अपन उड़ान भरेंगे कहाँ? नीट की तरफ, ठीक है जी। चलो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। कुछ आपको कहना है तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत अपनी प्रॉब्लम बोलने में। जैसे अभी किसी ने बोला था कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्या करें कैसे करें। तो जब भी आपको जो प्रॉब्लम आए, कन्फ्यूजन हो, वी आर ऑलवेज देयर, योर पेरेंट्स आर देयर, हम टीचर्स हैं सारे विद ऑल आवर एक्सपीरियंस। तो आप कभी भी मत हिचकिचाना कि आप अपनी प्रॉब्लम ना बोलो, ठीक है मेरे बच्चों। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, होमवर्क करके आएंगे होपफुली आप सब, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज फिर अपन बाय करते हैं। इन केस किसी को कुछ बोलना है, कोई डाउट है, कुछ दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल हालांकि अभी तो नहीं चल रही होगी, अब धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में वील गो स्लो, डोंट वरी, ताकि आप हमारी थोड़ा सा बराबर में चलते रहो, और फिर धीरे धीरे अपन करके स्पीड बढ़ाएंगे। आप कोशिश कीजिए हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाएं। बस एक छोटा सा सिंपल सा काम करना है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इस चीज़ को, सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन करने में उतना ही इफेक्टिव है। अगर आपने हर दिन ये कर लिया कि आप रेगुलरली रिवाइज करते जा रहे हो, तो आपको कभी भी कोई भी पीछे नहीं कर सकता। पढ़ूंगी, हाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, or was worried about the online classes but actually found that I am comfortable with you. Of course we'll make comfortable you people comfortable. मैं नहीं, आपको सारे टीचर्स बहुत कंफर्ट देंगे, डोंट यू वरी। दिस इज व्हाट दिस एंटायर लाइव क्लास, दिस इज व्हाट दिस एंटायर ऑनलाइन कोर्स इज ऑल अबाउट। हम यूं ही नहीं कहते कि हम ऑफलाइन जैसा पढ़ाएंगे हम ऑनलाइन में, वी डोंट मेक वर्ड्स, है ना। इसलिए कहते हैं, मोशन की टैगलाइन भी यही है, और उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि मोशन है तो भरोसा है। आप बिल्कुल आंख बंद करके निश्चिंत होकर अपने आप को हमारे हाथों में सौंप सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। वी आर हियर विद ऑल द एक्सपीरियंस। ऑफलाइन जैसी ही आपको फीलिंग आएगी, डोंट यू वरी, ऑफलाइन से बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं होगा। तो बिल्कुल मत थकिएगा, और बिल्कुल मत अपने दिमाग को सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। जो मैंने कहा, दिमाग को और मत लगाइए क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम बताते जाएंगे, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो जी।